हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें कि अभी हम लोग फिलहाल 2020 के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। अभी तक में हम लोगों ने 3 साल के मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया है, 2017, 2018 और 2019। जो भी बच्चे उस तीनों साल के मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं वो उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाइए, देन प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, फिर वहां पे आपको मॉडल पेपर सीरीज नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां पे आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग 2020 के मॉडल पेपर के पार्ट 1 को कवर करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हर एक बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इस टेलीग्राम चैनल पे ही आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, साथ ही साथ पीडीएफ नोट्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और रेगुलर बेसिस पे क्विज भी करवाई जाती है। शॉर्ट वीडियोस के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट भी कवर करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से आज के सेशन को। पहला क्वेश्चन है हमारा, गोल्जी काय के प्रमुख घटक हैं। गोल्जी काय कहने का अर्थ हुआ कि गोल्जी बॉडी का जो कौन कौन सा पार्ट है। तो गोल्जी बॉडी जो बना होता है मेनली वो सिस्टर्नी से बना होता है और वेसिकल से बना होता है। किससे? जो गोल गोल है ना, वेसिकल, जिसको वेसिकल को हिंदी में पुटिका कहते हैं और सिस्टर्नी को हिंदी में नलिकाएं कहती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो चीज याद रखना है। अब ऑप्शन चेक कीजिए आप कि चपटी नलिकाएं, जी हाँ, सिस्टर्नी भी तो चपटी नलिका है ना, देख रहे हैं ना, चपटी टाइप के नलिका है। पुटिकाएं, जी हाँ, पुटिकाएं भी पाई जाती है जिसको हम लोग वेसिकल कहते हैं। फिर नलिकाएं, जी हाँ, नलिकाएं, सिस्टर्नी भी एक प्रकार का नलिका है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन मैच कर रहा है, इस कारण से आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। क्लियर? चलिए, लेकिन आपको गोल्जी बॉडी के बारे में और कुछ बातें याद रखना है, जैसे कि उसको गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं और इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है, तो फोल्डेड मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है। आपको दिख रहा होगा, फोल्डेड मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होता है और इसका फंक्शन क्या है, तो वेसिकल्स के थ्रू पैकेजिंग करना। पैकेजिंग करना का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। जैसे कि आपके सेल में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर यदि राइबोसोम है तो उसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है और उस प्रोटीन का जो पैकेजिंग करेगा वो कौन करेगा? गोल्जी एपरेटस करेगा। उसको पैकेजिंग करता है स्मॉल स्मॉल वेसिकल्स में यानी पुटिका के फॉर्म में। ठीक है, ताकि उसका ट्रांसफर किया जा सके अदर सेल मेम्ब्रेन, अदर सेल तक। ठीक है, इसका काम यही है। फिर आपको यूकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में गोल्जी बॉडी पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। फिर यूकैरियोटिक सेल दो टाइप के होते हैं, एक जंतु कोशिका यानी एनिमल से और दूसरा पादप कोशिका यानी प्लांट सेल। तो एनिमल सेल में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में स्पेशली गोल्जी एपरेटस को एक और नाम दिया गया है, उसको क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। क्या कहते हैं? डिक्टियोजोम। इतना बात आपको गोल्जी बॉडी के बारे में ध्यान रखना है, काफी है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस के नर युग्मक हैं। अब आपको आप पता चल नहीं, अगर जो रेगुलर होंगे उनको तो पता चल रहा होगा कि साइकस क्या है, लेकिन जो रेगुलर नहीं है क्लासेस में उनको नहीं पता चल रहा होगा। चलिए पहले आपको बता दें कि साइकस है क्या। देखिए, जो प्लांट का किंगडम है उसमें से जिम्नोस्पर्म यानी आवृत बीजी नहीं, अनावृत बीजी जो होता है उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म कहते हैं, जिसका सीड क्या होता है? नेकेड होता है, यानी जो उसमें बीज होता है वो नग्न होता है, उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं, उसमें फ्रूट नहीं लगते हैं। तो जो ये जिम्नोस्पर्म कहलाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल हमने पढ़ा था, साइकस, पाइनस एंड जिंको। क्या क्या होता है? साइकस, पाइनस एंड जिंको। इस तरीके से हमने याद रखा है, तो आपको भी ध्यान रखना है, ये तीनों एग्जाम्पल है जिम्नोस्पर्म का। तो इतना तो आपको पता चल रहा कि जो साइकस आया है वो क्या है? एक जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म का ही नर युग्मक पूछ रहा है साइकस का। तो साइकस का जो नर युग्मक होता है काफी बड़ा होता है, इस तरीके से आपको देखने को लग रहा होगा, काफी बड़ा होता है। फिगर यही है साइकस का, ये साइकस का प्लांट होता है, बीच में उसका नर युग्मक होता है। तो जो साइकस का जो नर युग्मक होता है काफी बड़ा होता है और लट्टू के आकार का होता है। कैसा होता है? लट्टू के आकार का होता है। और जब बड़ा है तो बहुक कशाभिक भी होता है। क्या होता है? इतना बड़ा है इस कारण से बहुक कशाभिक भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा होगा कि बड़े होते हैं और बहुकशाभिक लट्टू के आकार के होते हैं। समझ में आ रहा है ना कि साइकस का जो नर युग्मक होता है बड़ा होता है, बहुकशाभिक होता है और लट्टू के आकार का होता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है? ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेटरी कांस्टेंट। ठीक है, मैंने प्लांट रेस्पिरेशन तो आपको चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ाया है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पिरेटरी कांस्टेंट से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके एग्जाम में हो सके इस बार एक क्वेश्चन कम से कम इस पॉइंट से आए। ठीक है, तो मैं पूरे कॉन्सेप्ट को कवर कर देता हूं।
देखिए श्वसन गुणांक को इंग्लिश में रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं, आरक्यू। जो भी बच्चे बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन लाइए, तो इस बार तक हम लोग इंग्लिश में नहीं ला सकते हैं। नेक्स्ट बार से हम लोग इंग्लिश में भी ट्राई करेंगे, क्योंकि अब कुछ दिन बचे हैं समय। अब हम लोग ट्रेंड चेंज नहीं करेंगे, इस जो ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड में पढ़ेंगे। बस आपके हेल्प के लिए मैं इंग्लिश वर्ड भी बता देता हूँ, जैसे कि श्वसन गुणांक का इंग्लिश क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोसेंट होता है, जिसको शॉर्टकट में आरक्यू बोलते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं कि आरक्यू होता क्या है, रेस्पिरेटरी कोसेंट होता क्या है। देखिए रेस्पिरेटरी कोसेंट, जैसे कि प्लांट में रेस्पिरेशन होता है, आपने पढ़ा होगा कि जब प्लांट में रेस्पिरेशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और ऑक्सीजन क्या होता है, जैसे कि कोई भी है कि ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। प्लांट, आपको ये भी पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है और ऑक्सीजन लिया जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है, पहले ये भी आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि रेस्पिरेशन मतलब होता है कि जैसे प्लांट में ग्लूकोज है, उसका ऑक्सीडेशन करना है, ग्लूकोज से क्या बनाना है, ऊर्जा बनाना है, तो उसके लिए उसको किस चीज़ का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है। किस चीज़ का जरूरत है, ऑक्सीजन का जरूरत है। तो फिर ऑक्सीजन के जरूरत से ही तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और कुछ एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है। बहुत बच्चे ये कंफ्यूज हो रहेंगे कि सर पौधा तो क्या करता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, तो वो भैया प्रोसेस क्या कहलाता है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में वो होता है। लेकिन जब बात आती है रेस्पिरेशन का, किसका, रेस्पिरेशन, यानी क्या हुआ, रेस्पिरेशन कहने का अर्थ होता है कि उसमें जो उसका जो फूड मटेरियल है, उसका जो फूड है पौधा का, उसका ऑक्सीडेशन करना, उसका ऑक्सीकरण करना, ताकि वो उससे एनर्जी बना सके। तो एनर्जी बनाने के दौरान उसको भी ऑक्सीजन का जरूरत होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। इसलिए कहा जाता है कि रात में जो पौधा होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्यों, दिन भर तो वो प्रकाश संश्लेषण करता है ज़्यादा से मात्रा में, और रात में क्या करता है, वो फूड का रेस्पिरेशन करता है। रेस्पिरेशन यानी उसका ऑक्सीडेशन करता है, इस कारण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है। ठीक है, तो अब आरक्यू क्या है, हम तो आरक्यू समझा रहे थे, तो इतना क्या समझाने की बात थी। जी हाँ, इतना आपको समझना चाहिए था। देखिए आरक्यू होता है कि वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस, क्या, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। इसका मतलब हुआ कि जितना CO2 बाहर निकला उसको ऊपर में लिखेंगे, बटे जितना ऑक्सीजन लिया गया उसी को हम लोग, इसके रेशियो को, यानी CO2 और O2 के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, अनुपात को हम लोग रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। रेस्पिरेटरी कोसेंट एक क्या है, रेशियो है। जैसे देखिए हम लोग पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी कोसेंट इज वैल्यू मेजर रेशियो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड एंड ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय ऑर्गेनिज्म पर यूनिट टाइम। हर एक यूनिट टाइम में जब निकाला जाता है तो रेशियो, कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और कितना ऑक्सीजन वो यूज किया था, उस चीज के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि आरक्यू क्या है, तो भैया वॉल्यूम ऑफ CO2 जो कि निकला, प्रोड्यूस हुआ, बटे वॉल्यूम ऑफ O2 जो कि लिया गया। ठीक है, पर यूनिट टाइम में। इसके पास कोई यूनिट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि ये तो रेशियो है, ऊपर भी कट जाएगा नीचे भी कट जाएगा, रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, ये आपको पता होगा। अब हम लोग सही से समझते हैं कि आपका फूड मटेरियल क्या क्या हो सकता है। जैसे प्लांट्स में भी हो सकता है, वो फैट हो सकता है, या फिर ग्लूकोज हो सकता है, या फिर प्रोटीन हो सकता है, एनिमल्स में भी रेस्पिरेटरी कोसेंट निकलता है। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी कोसेंट है इसको निकालने का तरीका क्या है। ठीक है, जैसे आपका निकालने का तरीका समझते हैं, जैसे कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो C6H12O6 में 6O2 लगता है, देन बनता क्या है 6CO2 प्लस 6H2O। तो अब इसका हम रेस्पिरेटरी कोसेंट कैसे निकालेंगे, जो RQ रिएक्शन का निकलेगा 6CO2, कितना बना है CO2, ऊपर में लिखेंगे 6 CO2 बटे नीचे लिखेंगे 6 गो O2, तो ऊपर नीचे 6 कट जाएगा तो बचेगा कितना 1, तो इसका क्या हो गया, रेस्पिरेटरी कोसेंट 1 हो गया। तो इस तरीके से आपको निकलता है रेस्पिरेटरी कोसेंट। लेकिन हर चीज का आप रेस्पिरेटरी कोसेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि सबका रिएक्शन तो आपको बैलेंस रिएक्शन पता नहीं है, तो आपको कुछ चीजों का याद रखना रखता है। मैंने इसलिए निकालने भी बताया ताकि आपको समझ में आ जाए कि रेस्पिरेटरी कोसेंट आखिर होता क्या है। तो मैं एक बार रिपीट कर दूं कि वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड, उसको हम लोग रेस्पिरेटरी कोसेंट कहते हैं। जैसे कि हम लोग बात करें किसका किसका याद रखना है, तो ग्लूकोज का पक्का पक्की 1 होता है, क्योंकि 6O2 यूज होता है और 6O2 बाहर निकलता है। ये आपने अभी भी रिएक्शन में देखा, क्लियर हुआ ना, 6 CO2 बाहर निकला, 6 O2 यूज हो रहा है, क्लियर। लेकिन जो फैटी एसिड है, वसीय अम्ल, उसका 0.7 होता है रेस्पिरेटरी कोसेंट, और जो प्रोटीन होता है उसका रेस्पिरेटरी कोसेंट 0.9 होता है। ठीक है, इस दोनों का 1 से कम होता है, ये 1 होता है, और जनरली एग्जैक्ट वैल्यू आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है।
तो आपके एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछेगा कि एक किसका होता है या फिर एक से ज्यादा किसका होता है, एक से कम किसका होता है। तो एक से कम आपको याद रखना है फैटी एसिड और प्रोटीन्स का होता है। पक्का पक्की एक कार्बोहाइड्रेट्स का होता है, चाहे वो ग्लूकोज हो, फ्रुक्टोज हो, सुक्रोज हो, कुछ भी हो, जो भी कार्बोहाइड्रेट हो उसका एक होता है पक्का पक्की। और अगर बात करें एक से ज्यादा तो कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक अम्ल का क्या होता है, एक से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है, तो एक से कम जो श्वसन गुणांक होता है वो हमने दो चीज का पढ़ा है, वो फैटी एसिड और प्रोटीन का। तो आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, जो वसा का है पहला ही ऑप्शन हो जाएगा ना, एक से कम। क्यों? क्योंकि सुक्रोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पक्का पक्की एक होता है। कार्बनिक अम्ल, मैंने बोला कार्बनिक अम्ल का एक से ज्यादा होता है, यहाँ एक से कम पूछ रहा है, खत्म। ग्लूकोज भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, इसका भी पक्का पक्की एक होगा। तो इस तरीके आंसर क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो जाएगा कि वो एक से कम श्वसन गुणांक किसका होता है, वसा का होता है। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है? ये क्लास 11th के प्लांट रेस्पिरेशन टॉपिक से लिया गया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझना पड़ेगा। इससे रिलेटेड लास्ट में एक क्वेश्चन है, जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, जब कार्बनिक अम्ल श्वसनीय पदार्थ की तरह कार्य करते हैं तो RQ का मान क्या होगा। RQ यानी क्या हुआ, रेस्पिरेटरी कोसेंट, यानी क्या हुआ, श्वसन गुणांक। तो श्वसन गुणांक कार्बनिक अम्ल का हमने बताया ना क्या होता है, एक से अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा एक से अधिक। तो एग्जैक्ट वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, आपको बस काम चलाने के लिए चार बातें याद रखनी है। सबसे पहला, रेस्पिरेटरी कोसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड बटे वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम्ड। ठीक है, कितना यूज हुआ, हो गया ये एक बात। दूसरा बात क्या, ग्लूकोज कोई भी कार्बोहाइड्रेट है उसका रेस्पिरेटरी कोसेंट पक्का पक्की 1 होगा। फिर प्रोटीन और फैटी एसिड का 1 से कम होता है, और कार्बनिक अम्ल कोई भी कार्बनिक एसिड है उसमें 1 से अधिक होता है। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसके बाद हमारा क्या क्वेश्चन हो जाएगा, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा ये कि दूध का दही योगर्ट में परिवर्तन किसके प्रभाव से होता है। तो मैक्सिमम बच्चे यहाँ आंसर टिक करेंगे लैक्टोबैसिलस। मैंने भी लैक्टोबैसिलस भी, मैं भी रहता आपके जगह पे तो लैक्टोबैसिलस ही टिक करता, लेकिन जब मैंने भी थोड़ा सा गूगल किया इसके बारे में, क्योंकि आंसर दे रखा है 4 नंबर बी एवं सी, तो मैंने भी जब इसके डिटेल में गया थोड़ा बहुत, तो सच में होता है कि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, क्या स्ट्रेप्टोकोकस हर सारा स्ट्रेप्टोकोकस नहीं, सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस भी मदद करता है। ये टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है। दही, दूध को दही से बनाने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, ताकि लैक्टोबैसिलस बहुत ज़्यादा मात्रा में जल्दी से जल्दी ग्रो कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके, उसको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का भी होना जरूरी होता है। तो इसलिए जो यहाँ आंसर हो जाएगा 4 होगा, बी एवं सी। ठीक है, जो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हुए तो मैं भी कंफ्यूज हुआ था। ठीक है, जो एग्जैक्ट बात है कि दूध का दही में परिवर्तन हमने बचपन से पढ़ा है कि लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिस बैक्टीरिया के कारण होता है, लेकिन यहाँ पे आपको इस तरीके से ऑप्शन टिक करना होगा, क्योंकि स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस का भी जरूरत पड़ता है। अगर ऑप्शन में रहे तो टिक करना है, नहीं रहे तो आपका लैक्टोबैसिलस वुल्गैरिकस हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आया, क्या RQ वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? श्वसन गुणांक वाला मेरे ख्याल से आया होगा, और आया तो बहुत बेहतर है, अगर नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन आएगा इस बार, ज्यादा से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उस टॉपिक से, रेस्पिरेटरी कोसेंट से। चलिए, बेंथम एवं हुकर के वर्गीकरण में अनावृत बीजी का कहाँ स्थान दिया गया है? अनावृत बीजी यानी क्या, जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म को कहाँ पे स्थान दिया गया था? सबसे पहले आपको पता होगा कि बेंथम एवं हुकर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया था, यानी प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति को इन्होंने प्रकाशित करा था। तो उसमें इन्होंने जिम्नोस्पर्म को जो रखा था, यानी अनावृत बीजी को, वो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच में रख दिया था, यानी डाइकोटिलिडन्स और मोनोकोटिलिडन्स के बीच में रख दिया था इन्होंने। किसने? बेंथम एवं हुकर ने। तो बेंथम एवं हुकर ने क्या दिया था? प्राकृतिक वर्गीकरण पद्धति दिया था, प्लस इन्होंने अनावृत बीजी को कहाँ रखा था? तो द्विबीजपत्री तथा एक बीजपत्री के बीच में रखा था।
और इन्होंने जो अपना जो भी नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया उसको पब्लिश किस बुक में किया था? तो जेनेरा प्लांटेरम नाम के बुक में किया था। किसने किया था? जेनेरा प्लांटेरम नाम के बुक में किया था। ये 3 बात बेंथम एवं हुकर के बारे में आपको जान लेना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोटोन क्या है। यदि आप इकोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इकोटोन क्या है, लेकिन मैं समझाता हूं। देखिए ऐसा होता है, इसको जूम करके थोड़ा सा देखिए स्लाइड को, तो आपको समझ में आएगा कि इकोटोन क्या है। देखिए इकोटोन जनरली होता क्या है कि इकोटोन जब दो इकोसिस्टम एक जगह मिल जाता है, जैसे कि एक्वेटिक इकोसिस्टम है, ये क्या है? पानी वाला इकोसिस्टम, और ये क्या है? लैंड वाला इकोसिस्टम। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। ये क्या है? लैंड वाला इकोसिस्टम है। तो ये जब दोनों मिल जाएगा एक जगह, जैसे इस एरिया में दोनों मिल गया है, तो इस एरिया में मिलने के कारण यहाँ क्या बन जाएगा? मार्श लैंड बन जाएगा। मार्श लैंड कहने का अर्थ हुआ दलदली एरिया, कीचड़ टाइप का एरिया बन जाएगा। तो जब ये दो समुदाय के चीज क्या हुआ, दो इकोसिस्टम जुट गया, एक लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम, जहां पे दोनों मिल जाता है, तो कहीं भी दो इकोसिस्टम मिलता है तो उसको हम लोग एक प्रकार का इकोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। क्लियर हुआ? क्या सभी को क्लियर हुआ कि इकोटोन क्या होता है? देखिए इकोटोन के डेफिनेशन को यदि आप पढ़ेंगे तो क्या है? ए टेरेस्ट्रियल रीजन बिटवीन टू एडजेसेंट इकोसिस्टम दैट कंटेन सम ऑफ द स्पीसीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वन आल्सो कंटेन स्पीसीज इट्स ओन। कहने का अर्थ हुआ कि जो ये जो इकोसिस्टम होता है, इकोटोन होता है, इसमें ये दो का इकोसिस्टम का मेल होता है। कितना का? 2 इकोसिस्टम का मेल होता है, और उस इकोटोन को अपना एक स्पीसीज भी होता है, जैसे कि मेढक, वो भी तो है, पानी में भी रह सकता है और जमीन पे भी रह सकता है। तो इस तरीके से हम लोग समझते हैं इकोटोन को, ठीक है। अब आप इतना अगर पता होगा आपको तो आप जरूर आंसर टिक कर लीजिएगा। देखिए कैसे इकोटोन क्या है, तो एक दो समुदाय के सम्मिश्रण स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। समझ में आ गया? दो समुदायों के सम्मिश्रण को क्या कहते हैं? सम्मिश्रण स्थल को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? इकोटोन मतलब जब दो समुदाय एक जगह मिल जाता है और एक नया समुदाय बना लेता है तो उस चीज को हम लोग इकोटोन कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ऊपरी मृदा गहरे रंग की होती है क्यों? देखिए जो आपको पता होगा कि जब आप मिट्टी का खेत, जैसे खेत कोड़ते होंगे, खेत का मिट्टी होगा तो ऊपर वाला मिट्टी गहरा कलर का होता है, लेकिन नीचे वाला मिट्टी फिर लाइट कलर का आने लगता है। क्यों? तो देखिए जो ऊपरी मिट्टी में सॉइल ह्यूमस पाया जाता है, और सॉइल ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ पौधे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब फायदेमंद है, क्योंकि सॉइल को ये क्या, मिट्टी को भुरभुरा बनाते हैं ताकि वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सके, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो करे। तो मेनली जो ऊपरी मृदा के गहरे रंग का कारण ही है क्या? ऑर्गेनिक मैटर यानी कार्बनिक पदार्थ। तो आपका पहला आंसर ही टिक हो जाएगा कि कार्बनिक पदार्थ अधिक होने के कारण ही, जितना ज्यादा कार्बनिक पदार्थ होगा उतना ज्यादा गहरा रंग होगा ऊपरी मिट्टी का। ओके, समझ में आ रहा है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जैव मंडल है। जैव मंडल को इंग्लिश में बायोस्फीयर कहते हैं। देखिए एक्चुअली जैव मंडल क्या है, तो जैव मंडल एक तरीके से बायोस्फीयर वो है जहां पे कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या कर सके? निवास कर सके, यानी वहां रह सके और वहां पे रिप्रोडक्शन कर सके, प्रजनन करके अपनी संख्या को बढ़ा सके, उसको हम लोग बायोस्फीयर कहते हैं यानी जैव मंडल कहते हैं। और वहां पे रहने के लिए क्या करेगा? वो पर्यावरण में, यानी जो भी पर्यावरण है उसमें, जैसे कि पेड़ पौधा है, हर चीज, हवा है, पानी है, जमीन है, सबसे संबंध बना करके वो जिएगा ना। रहने के लिए उसको हर चीज का जरूरत है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध को ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव मंडल कहते हैं। समझ में आ रहा है ना कि पृथ्वी पर उपस्थित जितना भी जीव है वो पर्यावरण से संबंधित रहेगा। क्यों? क्योंकि संबंधित होने के क्योंकि उसको जीना है, रिप्रोडक्शन करना है, तो जीने के लिए उसको पौधा का भी जरूरत है, जमीन का भी जरूरत है, हवा का भी जरूरत है, तो पानी का भी जरूरत है। तो इस कारण से जैव मंडल को हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवों का पर्यावरण से संबंध को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। फिर जैव मंडल जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक है वायुमंडल जिसको हम लोग हवा में होता है, फिर जल मंडल जल में होता है, स्थल मंडल पृथ्वी पर होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में सामान्य संरचना में O2 की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए वायुमंडल में 3 गैसेस का मात्रा, प्रतिशत मात्रा तो आपको मेरे ख्याल से एकदम मुंह पे रटा हुआ होना चाहिए। जैसे क्या कि ऑक्सीजन का कितना होता है? तो 21% होता है। कितना? 21% जो मात्रा होती है वो ऑक्सीजन की होती है हमारे वायुमंडल में।
और हमारे वायुमंडल में 78% किसका होता है, नाइट्रोजन गैस का होता है। किसका, N2 गैस का जो होता है वो कितना होता है, 78% होता है। और 0.03% किसका होता है, तो CO2 का होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये तीनों बात याद रखना है कि हमारे जो वायुमंडल में है ऑक्सीजन का प्रतिशत मात्रा 21% है, जबकि 78% मात्रा किसका है, नाइट्रोजन का है, और कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा कितना है, 0.03%। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था। देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो रॉबर्ट हार्डिंग विटेकर ने दिया था, जिसको हम लोग RH विटेकर भी कहते हैं, शॉर्टकट में क्या कहते हैं, RH विटेकर। और आपका ऑप्शन नंबर 2 विटेकर लिखा हुआ है, समझे। तो विटेकर ने दिया था, RH विटेकर ने 1969 में। ये ईस्वी भी आपको ध्यान रखना, ईस्वी इंपॉर्टेंट है। 1969 में 5 जगत वर्गीकरण दिया था, किसने, RH विटेकर ने। देखिए एक्चुअली में 5 जगत वर्गीकरण है क्या, उसका जो ये डायग्राम है आपको समझने में काफी प्रॉब्लम होगा कि किस तरीके से उन्होंने मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई में डिवाइड किया था। तो मैं इसके लिए एक इजी डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बस आप ध्यान से देखिए तो आपको ये 5 जगत सिस्टम कोई दिक्कत नहीं करेगा। देखिए जो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है काफी इंपॉर्टेंट है, बस इस डायग्राम से काफी क्वेश्चन बनेंगे। देखिए कैसे, पहले समझिए कि है क्या आखिर। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 जगत वर्गीकरण पद्धति दिया था किसने, RH विटेकर ने 1969, ये पता चल गया। उन्होंने जो ऑर्गेनिजम्स है उसको कितने भाग में बांट दिया था, 5 भाग में बांटा था। वो कौन कौन सा था, मोनेरा पहला, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटेई, चौथा फंगी और पांचवा एनिमल। 5 हो गया ना। ये जितना भी पीला कलर है ये सारा किंगडम है, ठीक है। मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, प्लांटेई किंगडम, फंगी किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमेलिया जिसको कह देते हैं, ठीक है। तो अब इसको किस आधार पे बांटा गया था, तो जितने भी प्रोकैरियोटिक थे उनको मोनेरा में रखा गया। तो यही चीज पूछा जाता है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं वो किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया, एक क्वेश्चन क्लियर। फिर देखिए अब जो यूकैरियोटिक जीव है इसको बांटने का एक और आधार है कि या तो वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। प्रोकैरियोटिक तो ऑलवेज क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, तो इस कारण से वो मोनेरा हो जाएगा। लेकिन जो यूकैरियोटिक है वो यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। तो यूनिसेलुलर माने एक कोशिका वाला, तो जितने भी यूकैरियोटिक हैं और एक कोशिकीय हैं तो उनको प्रोटिस्टा ग्रुप में रख दिया गया। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है उसमें यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक यानी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव किस में रखा गया, किस किंगडम में, तो प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। क्लियर। फिर अब मल्टी सेलुलर में हो गया क्या कि बहुकोशिकीय है, तो उसमें इस बात पे कि सेल वॉल है या नहीं, कोशिका भित्ति है या नहीं। एक में कोशिका भित्ति है और एक में नहीं है। जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है उसको हम लोग एनिमेलिया कह दिए, एनिमल किंगडम के अंतर्गत हो गया। जंतु वाला जैसे कि हम लोग के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है, लेकिन जो प्लांट्स वाले किंगडम है और फंगी वाले किंगडम है उसमें सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल पाए जाने वाले 2 हैं, वो कौन कौन से हैं, प्लांट किंगडम और फंगी किंगडम। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर, क्या यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर विथ सेल वॉल कौन सा किंगडम है, कौन सा किंगडम है जिसमें कि यूकैरियोटिक है, मल्टीसेलुलर है और उसमें सेल वॉल भी है, तो 2 है, वो कौन कौन सा है, प्लांट और फंगी। लेकिन अगर अब ये बोल दे कि उसमें भी कौन फोटोट्रॉपिक यानी अपना खाना खुद से बना सके, तो वो क्या हुआ, प्लांटेई। और हेटेरोट्रॉपिक ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है, कौन, कवक। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। क्लियर हुआ, समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। मैं एक बार एकदम जल्दी से फटाक से इसको रिवाइज करवाता हूं, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये RH विटेकर वाला सिस्टम, ठीक है। देखिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको जो 5 भाग में बांटा, पहला तो आपको नाम याद रहना चाहिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर प्लांटेई, फंगी, एनिमेलिया। ओके, फिर मोनेरा में किसको रखा गया, तो प्रोकैरियोटिक जितने भी थे उनको मोनेरा में रख दिया गया। फिर अब बात करते हैं कि अब यूकैरियोटिक को, तो यूकैरियोटिक भी 2 प्रकार का था, एक यूनिसेलुलर, तो जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे उसको किस में रखा गया, प्रोटिस्टा में रखा गया। फिर अब बात करते हैं मल्टीसेलुलर, तो मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक में जिसका भी सेल वॉल था उसको 2 भाग किया गया, प्लांट और फंगी, और जिसमें सेल वॉल नहीं था उसको एनिमल किंगडम में रखा गया। फिर सेल वॉल
है, लेकिन जो खाना खुद से बना सकता है अपना, उसको फोटोट्रॉपिक में बांटा गया, फोटोट्रॉपिक में। और जो खाना खुद से नहीं बना सकता है वो है हेट्रोट्रॉपिक। जैसे कि हेट्रोट्रॉपिक कौन है? फंगी है, जो कि विषमपोषी है, यानी वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकता है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आपके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, अब देखिए, अब मेरा कॉन्सेप्ट यही रहता है ना कि अब सिर्फ 5 जगत वर्गीकरण के बारे में एक क्वेश्चन मैंने नहीं बताया, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कवर किया। 5 जगत वर्गीकरण से जो भी आपको नॉर्मली अब क्वेश्चन आएंगे वो आपसे अब बन जाएंगे। जो बच्चे लेकिन पेशेंस करके देखे होंगे, जो नहीं देखे होंगे उनको मिलेगा बाबा जी का ठुल्लू, जो कि 2 मिनट के वीडियो को देख के चले गए होंगे। जो रेगुलर लास्ट तक वॉच करता है वीडियो, वही बच्चे का सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और एक बार नहीं, मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप 25 मिनट्स तक के वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर डेडिकेशन है, आप में एक मतलब आपके अंदर चाहत है कि नहीं आपको एक गवर्नमेंट सीट मिलनी चाहिए। तो आपके उसके लिए आपको रिवाइज भी करना होगा। क्या करना होगा? रिवाइज भी करना होगा, क्योंकि एक बार में चीजें याद नहीं रह पाती हैं। मुझे भी ये सब चीजें एक बार में याद नहीं हुई हैं। मैंने भी अपने टाइम में काफी लगभग 4-5 बार रिवाइज करता था, तब जाके याद होती थी। तो आप चीजों को कम से कम खाते पीते घूमते फिरते भी एक बार आप सीरियस होकर के देख लीजिए लेक्चर। उसके बाद आप जब खाना खाने बैठिए तो खाना थोड़ा धीरे धीरे भी खाएं और एक लेक्चर कंप्लीट भी कर लिए, चला के छोड़ दिए। तो इससे आपको काफी, जब आपको रात में बेड पे गए, नींद नहीं आ रहा है, लेक्चर चला के छोड़ दिए, सुनते सुनते सो गए। इससे अच्छा सुख क्या होता है? विद्यार्थी जीवन में सबसे अच्छा सुख होता है जब उसको पढ़ाई करते करते नींद आ जाए। जब वो किताब पे सर रख के सो जाता है ना, तो अंदर से जो सुकून मिलता है ना भाई, वो अलग सा फील होता है, वो डेडिकेशन लेवल काफ़ी हाई होता है। तो वैसे आप लोग को अभी से कम 10 से 12 दिन तक पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ते पढ़ते तक सोना है और जगने के साथ तुरंत पढ़ने बैठ जाना है। इस तरीके से पढ़ोगे आप लोग, रिवाइज करते रहोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पसीने, लार व आंसुओं में उपस्थित लयनकाय किसे नष्ट करते हैं? लयनकाय का मतलब क्या होता है? देखिए, हिंदी में टर्म आप लोगों को भी बड़ा दिक्कत होता होगा। लयनकाय लाइजोसोम को बोला जाता है, और लाइजोसोम को आपको पता है कि हमने बताया था कि क्या कहा जाता है, कोशिका का आत्महत्या थैली। क्यों कोशिका की आत्महत्या की थैली? इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं, यानी पाचक रस पाए जाते हैं, जो कि कोशिका को पाचित कर सकते हैं। तो उसी तरीके से जैसे कि पसीना हो गया, लार हो गया, या फिर आंसू में जो लाइजोसोम है उसमें जो एंजाइम है वो किसको नष्ट कर सकता है? तो वो सिर्फ कुछ जीवाणुओं को ही नष्ट कर सकता है, विषाणु को वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, विषाणु को कोई इफेक्ट नहीं करता है, वो सिर्फ कुछ जीवाणुओं को मार सकता है। क्लियर, जो कि पसीना है, लार है और आंसू है। सीधा सीधी बात हुआ, जो आपका पसीना हो, लार हो और आंसू हो, वो सिर्फ कुछ जीवाणुओं को मार सकता है। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत भ्रूण को 8 कोशिकीय अवस्था में फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने वाली विधि क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन वो बच्चे जरूर बताएंगे जो आप लगातार मॉडल पेपर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि एक बार और ये क्वेश्चन आया है लेकिन दूसरे तरह से आया था। तो देखिए, वहां पे मैंने ये इस चीज को जिक्र कर दिया था, 8 कोशिकीय अवस्था। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन मैच करता है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी मैच करेगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन टाइप नहीं हो के आता है। आपको थोड़ा सा दिमाग एक्टिव रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन वही आया है। ठीक है, जो बच्चे एक्टिव रहेंगे वहां पे टिक कर लेंगे। तो बताइए आप लोग आंसर, कुछ बच्चों का आंसर ठीक आ रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूं, जब कोई भी होता है ना, देखिए टेस्ट ट्यूब पे भी में हमने बताया था कि क्या किया जाता है कि ये जो कोशिका मतलब जो स्पर्म है वो या तो पिता से या तो किसी डोनर से ले लिया जाता है, और ओवम यानी अंडाणु या तो माता से या तो किसी डोनर से लेकर के उसको लैब में यानी टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा दिया जाता है, उससे भ्रूण बना लिया जाता है, जाइगोट। क्या? भ्रूण, जाइगोट बना लिया जाता है। और उस जाइगोट के 8 कोशिकीय अवस्था, कितना? 8 कोशिकीय अवस्था को फेलोपियन नलिका में, कहाँ? फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो उस टेक्निक को हम लोग ZIFT, जिफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिफ्ट, ZIFT। देखिए नाम में सब चीज रखा हुआ है। कैसे? Z मतलब क्या हुआ? जाइगोट, जी हाँ, भ्रूण को। फिर I मतलब क्या हुआ? इंट्रा फेलोपियन, फेलोपियन के अंदर। IF का मतलब क्या हुआ? फेलोपियन के अंदर। ठीक है भाई, इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर टेक्निक आपको अपनाना है इस तरीके से। ठीक है, लेकिन यही अगर ऐसा होता कि ये 8 से 16 सेल
8 to 16 सेल में ऐसा होता है कि वो क्या होता है, जिफ्ट होता है। लेकिन जब ये 16 सेल से ज़्यादा का हो जाता है एम्ब्रियो, वो भ्रूण क्या होता, 16 सेल से ज़्यादा का बन जाता, तब उसको हम लोग फेलोपियन ट्यूब में नहीं डालते, तब उसका हम लोग क्या चीज़ करते, उसको यूट्रस में करते, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, जिसको IUT कहते हैं। क्लियर। और जब ऐसा होता है कि हम लोग फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब में ना करा के आपको सीधा जैसे कि महिला में क्या कर दे, स्पर्म ही डाल दे, महिला के अंदर स्पर्म डाल दे, तो उसमें क्या हुआ, गैमीट का ट्रांसफर करवा रहे हैं। क्या चीज का ट्रांसफर करवा रहे हैं, गैमीट का ट्रांसफर करवा रहे हैं, तो उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी GIFT। क्लियर हुआ। देखिए मैं यहाँ पे तीनों ऑप्शन को क्लियर कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि तीनों से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि वो भ्रूण जो 8 कोशिकीय अवस्था में फेलोपियन नलिका में स्थानांतरण करने की विधि क्या कहलाती है, ZIFT कहलाती है। ठीक है, यदि 8 से 16 सेल है तो उसको ZIFT कहेंगे, लेकिन अगर 16 से ज्यादा हो गया तो उसमें जो ट्रांसफर होगा उसको फेलोपियन ट्यूब में नहीं बल्कि उसको यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, तो उसको हम लोग IUT कहते हैं, यानी इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। लेकिन जब महिला के रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर हम लोग गैमीट को ही डाल देते हैं, तो उसको हम लोग गैमीट यानी GIFT टेक्निक कहते हैं। क्लियर। और आपको कुछ एक बात याद रखना है, देखिए जो गैस्ट्रुलेशन होता है यानी बच्चे का जो विकास होता है जाइगोट से किस तरीके से विकास होता है, आपको वो ध्यान रखना है। देखिए 8 सेल स्टेज दिख रहा है ना, इसको हम लोग मोरूला कहते हैं। क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप ध्यान से देख लीजिए, इसको मोरूला कहते हैं। मतलब 8 to 16 स्टेज। कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से आ जाता है कि जब हम लोग मोरूला को फेलोपियन ट्रांसफर के अंदर ट्रांसफर कर देंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो वो टेक्निक क्या कहलाएगा, तो भैया मोरूला कितना सेल स्टेज है, 8 से 16, और 8 से 16 स्टेज वाला को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं, यानी उसका जो होगा वो ZIFT होगा। लेकिन जब 16 से ज्यादा हो जाए यानी ब्लास्टुला हो जाए, क्या हो जाए, ब्लास्टुला हो जाए, तो ब्लास्टुला का जब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो उसको यूट्रस में डालते हैं, तो वो IUT टेक्निक कहलाता है। ठीक है, तो आपका जाइगोट से सबसे पहले क्या होता है, 8 सेल स्टेज बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। मोरूला के बाद ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला के अंदर ये ब्लास्टोसील कैविटी बनता है। क्या बनता है, ब्लास्टोसील कैविटी बनता है, फिर उसके अंदर गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होता है। तो ये आपको एक सीक्वेंस भी ध्यान रखना है कि गैस्ट्रुलेशन का जो सीक्वेंस है वो क्या है, तो सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर उसमें क्लीवेज होता है। क्लीवेज यानी क्या, माइटोटिक डिवीजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है, और उसके बाद वो मोरूला बनता है, फिर उसके बाद ब्लास्टुला बनता है, और फिर उसमें ब्लास्टोसील कैविटी जनरेट होता है, फिर उसके बाद गैस्ट्रुलेशन होने लगता है। ठीक है, तो इस तरीके से डेवलपमेंट होता है एक एम्ब्रियो यानी जाइगोट का। समझ रहे हैं ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस तरीके से मैं कॉन्सेप्ट्स कवर करता हूं, तब बताइए अगर क्वेश्चन नहीं लड़ेगा आपके एग्जाम में तो फिर कैसे लड़ेगा, बताइए। कोई यूट्यूब पे चैनल ऐसा हो जो कि आपके एग्जाम के लिए इस तरीके से पढ़ा रहा हो। मैंने मैक्सिमम चैनल्स को देखा है जिसमें कि बायोलॉजी को इस तरीके से कोई नहीं पढ़ा रहे हैं, जबकि राइट वे यही पढ़ने का तरीका है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं क्वेश्चन करवाऊं और वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। बहुत कम चांस है। अगर 50 क्वेश्चन करवाया तो उसमें से एक आध क्वेश्चन आ सकता है, 100 क्वेश्चन करवाया तो एक आध क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन अगर 100 क्वेश्चन करवाने के साथ साथ मैं 100 कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा तो कम से कम 10 क्वेश्चन उस 100 कॉन्सेप्ट में से आ जाएंगे। ठीक है, कुल मिला के आपका 11th 12th में मुश्किल से 500 को कॉन्सेप्ट ही है, 500 से 600 कॉन्सेप्ट में पूरा 11th 12th खत्म है। इतना ही तो पढ़ना है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मनुष्य अल्कोहल पीता है तो मस्तिष्क के किस भाग का नियंत्रण हवाश हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। तो जब आप ड्रिंक कर लेते हैं यानी टल्ली हो जाते हैं, दारू पी लेते हैं, तो आपका सेरिबेलम, क्या, सेरिबेलम, किसका, सेरिबेलम का जो कंट्रोल होता है खत्म हो जाता है, जिस कारण से आपके बॉडी का जो बैलेंस होता है वो बिगड़ जाता है, सेरिबेलम का। और सेरिबेलम को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क। तो आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क। ओके, जब मनुष्य अल्कोहल पीता है तो उसके सेरिबेलम का कंट्रोल खत्म हो जाता है, इस कारण से उसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुमस्तिष्क का कंट्रोल खत्म हुआ और बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन अगर जो सेरिब्रम का बात करें तो सेरिब्रम को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क कहते हैं। आपको हिंदी में भी ध्यान रखना है कि सेरिब्रम को प्रमस्तिष्क कहते हैं, लेकिन सेरिबेलम को अनुमस्तिष्क कहते हैं। और फोर ब्रेन का पार्ट आपको पता है ना, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है कि सेरिब्रम और सेरिबेलम में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेरिब्रम जो है वो फोर ब्रेन का पार्ट है, लेकिन सेरिबेलम यानी अनुमस्तिष्क
वो हिंड ब्रेन का पार्ट है। ओके, क्लियर। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही लास्ट क्वेश्चन था हमारा, कार्बनिक अम्ल का श्वसनीय गुणांक। तो हमने पढ़ा दिया है कि कितना होता है, आर क्यू कितना होता है, ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन 1 मतलब समझ रहे हैं ना, एक से ज़्यादा होता है। और प्रोटीन का और वसा का क्या होता है, एक से कम होता है। और ग्लूकोज का क्या होता है, पक्का पक्की 1 होता है। तो क्या क्लास आपको अच्छा लगा? यदि आप यहाँ तक वीडियो को देखें और आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा क्लास, मेरे कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का तरीका, और आपको अगर लग रहा है कि इससे आपको एग्जाम में बेनिफिट होगा, तो आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। लाइक से वैसे कुछ होता नहीं है, लेकिन मेरे को अंदर से मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ और मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। मुझे अंदर से मोटिवेशन मिल जाता है कि नहीं, मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो फिर काम करने में थोड़ा ज़्यादा डेडिकेशन होता है और ज़्यादा मन लगने लगता है, फिर और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है। ऐसे नहीं तो कभी कभी अगर लाइक वगैरह कम हो जाता है ना, फिर व्यूज़ वगैरह कम हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है ना, अंदर से लगता है कि धो यार, किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो फिर क्यों बनाना है। मेहनत थोड़ा फैन ऑफ करके, पंखा पूरा पसीना में पूरा एकदम भीग जाते हैं तब बनाते हैं, ताकि आपकी आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि फ़ैन ऑन करेंगे तो फिर आवाज़ गनगन करेगा, जिस कारण से वॉइस क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। बस इतना ही है, लाइक से वगैरह कुछ होता नहीं है, बस मेरे अंदर मोटिवेशन आ जाता है और डेडिकेशन आ जाता है आपको पढ़ाने का। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चलिए हम लोग मिलते हैं अब कल रात के 9 बजे क्लास में फिर, जो कि हम लोग 2020 के मॉडल पेपर पार्ट 2 को देखेंगे। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, सी यू ऑल।